हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट, द मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट is the greatest binomial कोफिशिएंट। ठीक है, मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा, देखो तुम इसको ऐसे देख सकते हो। जो बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर मान लिया हमने n का वैल्यू 10 लिया तो टोटल 11 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे, 10C0, 10C1, 10C2 ऐसे करके 10C10 तक। ये 11 बाइनोमियल कोफिशिएंट डिफाइंड हैं। और फिर हमने एक प्रॉपर्टी बताया था NCR बराबर NCn-R, मतलब पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और आखिरी बाइनोमियल कोफिशिएंट बराबर होगा। फिर इधर से सेकंड बराबर होगा, इधर से थर्ड बराबर होगा। तो ठीक है, कोने वाले तो बराबर होंगे। और अभी क्या बताया जा रहा है कि इन सब बाइनोमियल कोफिशिएंट में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वो मिडिल वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। अब मिडिल वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है। अगर मान लिया n इवन है, जैसे अभी मैंने बोला कि 10 है मान लिया n का वैल्यू, तो 10 होने पे टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 11। तो मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा? 6th बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, 6th बाइनोमियल कोफिशिएंट 10C5 होगा, क्योंकि 10C0 पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, 10C1 दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। तो दूसरे में नीचे 1 आ रहा है, तो छठे में नीचे 5 आएगा, और 5 इज नथिंग बट 10 को सीधा 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर अपर सबस्क्रिप्ट n की वैल्यू हमने 10 लिया तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, वो 10C5 की आएगी, सीधा n/2 कर दिया। तो अगर मैंने n का वैल्यू 40 लिया तो 40C20 विल बी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब मान लिया n का वैल्यू ऑड हो जाए, जैसे मान लिया n का वैल्यू 31 हो गया। अगर 31 हो गया तो फिर टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे? 32। तो 32 में तो क्या होगा? 2 मिडिल टर्म आएंगे। अब वो 2 मिडिल टर्म कौन से आएंगे? वो बेसिकली अगर 32 होगा तो 16वां मतलब 16th एंड 17th बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। अब 16th और 17th में भी हमने n का वैल्यू कितना बोला था? 31। तो तुम उसको ऐसे याद रख सकते हो कि 31 को एक कम करके बाई 2 कर दिया, एक ज़्यादा करके बाई 2 कर दिया। तो 31 से एक कम हुआ 30/2 मतलब 15। तो 31C 15 और 31 से एक ज़्यादा मतलब 32/2 विल बी 16। तो 31C 16। तो 31C 15 एंड 31C 16 दोनों ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे। दो ग्रेटेस्ट कैसे होंगे? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तुम ऐसे भी देख सकते हो, हमने ऐसा बोला 31C 15 और 31C 16 बराबर क्यों होगा? क्योंकि इनके लोअर सबस्क्रिप्ट 15 और 16 का सम 31 है। तो NCR बराबर NCn-R वाली चीज़ लग के भी हो जाएगा। इज़ द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है वो अभी इसके आगे हम एक नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट, अभी तो कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। उस ग्रेटेस्ट टर्म से ही हम प्रूव कर सकते हैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिडिल वाला होगा। तो अभी तो वो तो बाद में करेंगे, अभी तो हम काम की बात कर लेते हैं। दैट इज NCR, ये ठीक है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी NCn/2 इफ n इज इवन। ठीक है, और इन दिस केस there will be one middle term and this is equals to NC, एक बार n-1/2 कर दिया और एक बार अगले वाला by 2 कर दिया।
if n is odd, in this case number of binomial coefficients will be even, n plus 1. Hence there will be two middle terms. There will be two middle terms. ठीक है, तो अगर हमने NCR लिया तो टोटल n+1 हो जाएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट. अगर n इवन है तो n+1 ऑड होगा. अगर n+1 ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगा और वो क्या आएगा, सीधा n को n/2 कर दिया. अब तुम देख सकते हो अगर n इवन होगा तो n के अंदर 2 का एक फैक्टर आ रहा होगा. इवन का मतलब तो ये, तभी ये इंटीजर होगा. ठीक है, अगर इसमें मैं n/2 कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा. अगर n का वैल्यू मान लिया 11 है तो 11/2 करने से तो यहाँ इंटीजर ही नहीं आएगा. 11 अगर ऑड है तो उससे एक कम और एक ज़्यादा, दोनों ही इवन होगा. तो n-1 भी इवन होगा, n+1 भी इवन होगा और उसको बाई 2 करने पे इंटीजर आएगा. तो यहाँ से भी हम ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट अगर लिखा है 20CR, ये ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 20C10. अगर ऊपर वाला नंबर इंटीजर है तो सीधा सीधा बाई 2 कर दिया. दूसरा अगर है मान लिया 40CR का मैक्सिमम वैल्यू तो वो हो जाएगा 40C20. थर्ड पार्ट अगर मान लिया है 11CR का मैक्सिमम वैल्यू तो 11 में से एक कम किया 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5. 11 में एक जोड़ा 12 बाई 2 किया वो कितना हो जाएगा 6. अब 6 और 5 11 होता है तो NCR बराबर NCn-R लगाओगे तो भी वो बराबर ही आएगा. तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू. ठीक है, फोर्थ पार्ट 51C. अच्छा, ये 11C5 जो है ये कौन से नंबर का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, तो ये छठे नंबर का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ये 7वें नंबर का होगा. 11CR में R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 11CR को डिफाइन करने के लिए R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके 11 तक. तो 0 से लेके 11 तक टोटल 12 बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए. उसमें से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 11C0, दूसरा होगा 11C1. तो इस हिसाब से ये कौन सा हो गया छठा, ये कौन सा हो गया सातवां, 6th and 7th. तो 51CR का मैक्सिमम वैल्यू विल बी 51C एक कम किया बाई 2, 51C 26 ऐसे आएगा. ठीक है, एग्जाम्पल 4. अब देखो ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ. अगर मान लिया हमने लिखा 5CR उसका मैक्सिमम वैल्यू तो वो बेसिकली हो जाएगा 5C एक कम करके बाई 2 कर दिया, एक ज़्यादा करके. ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5. तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी 5 आएगी, इसकी 10 आएगी, इसकी 10 आएगी. तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे जाएगा. मतलब अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो भी बढ़ेगा, इधर से स्टार्ट करें तो भी बढ़ेगा और मिडिल में सबसे ज़्यादा होगा. तो 1, 5, 10, 10, 5, 1 ऐसे आ गया. सही है. तो मतलब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है. यहाँ 1, 1,
ठीक है, फिर मान लिया यहाँ 5, यहाँ भी 5, फिर यहाँ 10, यहाँ 10, ऐसे वैल्यू आ रही। तो मतलब जो ये हमेशा ही ऐसे होगा। अगर n ऑड हो जाए, मान लिया 6, अगर मैं लिख लूँ 6CR की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो ऑफ कोर्स हो जाएगी 6C3। तो इसमें भी 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, ये ठीक है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 6, इसकी वैल्यू 1, 6, 6C2 होगी 15, 15, क्योंकि 6 इंटू 5/2 हो जाएगी, तो 6 इंटू 5 30/2। 6C3 हो जाएगी 6, 5, 4/6, 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगी 20। तो देखो वैल्यू बढ़ रहा है, 1, फिर 6, फिर 15, फिर 20, और फिर वही घट रहा है। तो इसमें भी पहले वैल्यू बढ़ेगा और फिर वैल्यू घटेगा, ये ठीक है। ये NCR की वैल्यू है। अगर हमने NCR की वैल्यू, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये हमेशा ही ऐसे ही होगा, ठीक है। नोट, वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट will rise from 1 to the middle binomial coefficients, and then it will decrease to वापस 1। ऑफकोर्स ये पहला और लास्ट बराबर होगा, दूसरा और सेकंड लास्ट बराबर होगा, तो वैल्यू तो रिड्यूस हो गई होगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। फिर एक चीज़ क्या है कि क्वेश्चन, तो अगर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू बोलूँ, तो वो तो हमेशा 1 आएगी। जो फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है एंड जो लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है, उन दोनों की वैल्यू 1 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो वही होगी, ठीक है। और अगर हम ये बोलें कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट फॉर 24CR, सेकेंड पार्ट 35CR, थर्ड पार्ट RC10, फोर्थ पार्ट RC15। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 24CR का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 1, दैट इज़ 24C0 लिख दो, भले ही 24C24 लिख दो। बाइनोमियल क्वेश्चन का वैल्यू 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मतलब जो भी बाइनोमियल क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल के बाइनोमियल कोफिशिएंट नेगेटिव के लिए भी डिफाइन कर देते हैं, फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन कर देते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है हमें जिससे मतलब है उसमें तो 1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। 35CR, अच्छा पहले तो इसी का 24CR का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिडिल। तो अगर ये इवन है तो इसको सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर दिया, 24C12। सेकेंड पार्ट में 35CR का मिनिमम वैल्यू वही 1, दैट विल बी 35C1, 35C35 ये होगा। और 35CR का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 35C एक बार 17 और एक बार 18, ये हो जाए, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए RC10 का देखो मिनिमम वैल्यू तो 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये तो 1 हो जाएगा एंड दैट विल बी 10C10, मतलब R बराबर 10 के लिए 1 हो जाएगा। 10C10 लिखने का मतलब क्या है,
जैसे इसमें मैंने 24C12 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जब आर का वैल्यू 12 होगा तभी तो 24CR ये हो जाएगा, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं। अगर मैंने पूछा ना 10CR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे 20CR, मतलब ऊपर वाले को डबल कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हमने ऐसे बोला है कि 24CR का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो बेसिकली आर के पास एक ऑप्शन है। आर के पास कितने ऑप्शंस हैं कि वो 0 से लेके 24 तक ही जा सकता है। देयर आर टोटल 25 ऑप्शंस। उन 25 ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो अगर मैंने ऊपर वाला फिक्स कर दिया तो नीचे वाले के पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे कि वो 0 से 24 तक ही जा सकता है, 0 से लेके अपर सबस्क्रिप्ट तक ही जा सकता है। तो इन सभी केसेस में ऐसे ही काम कर रहा है। जैसे 35CR है तो आर के पास केवल 36 ऑप्शंस है कि वो 0 से 35 तक जा सकता है। एक तो ये बात होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, मतलब डिफाइन होने के लिए हमने क्या बोला था, अपर सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड अपर सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, लोअर सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हमने बोला था एनसीआर को डिफाइन होने के लिए। तो उस हिसाब से अगर लोअर सबस्क्रिप्ट 10 है तो इस बार बेसिकली अपर सबस्क्रिप्ट के पास इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं। इस बार आर का वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा सकता है। एंड जितना हम बड़ा वैल्यू लेंगे आर का, उतना ही बड़ा वैल्यू इसका आएगा, ठीक है। RC10 को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि R-1, R-2 ऐसे टर्म्स लिखे, 10 टर्म लिखे घटा के अपॉन 10 फैक्टोरियल, ये ठीक है। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। RC10 को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और दिस यू कैन सी ईजिली कि आर की जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर नीचे वाला सबस्क्रिप्ट 10 है तो ऊपर वाला 20 होगा। 20 रखोगे तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, बट 21 रखोगे तो ये सारे फैक्टर बढ़ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। 22 रखोगे और बड़ी वैल्यू आएगी, ये ठीक है। विच डज नॉट एग्जिस्ट as we can increase this value as much as we like, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि वैल्यू इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए अगर लोअर सबस्क्रिप्ट हम फिक्स कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। उसको हम कुछ भी नहीं आ सकती, मतलब आएगी तो ऑफकोर्स इंटीजर्स ही, बट उसको हम इनफाइनाइट तक ले आ सकते हैं। फोर्थ पार्ट भी एग्जैक्टली ऐसी है। तो RC15 की मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी जब ये होगा 15C15, बट RC15 की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम वैल्यू को इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, दैट इज greatest term of the expansion। ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। मान लिया अगर हमने 1 + x⁻n को एक्सपेंड किया तो NC0 NCR x⁻r plus and so on NCn x⁻n ये आएगा। ये टोटल कितने टर्म्स आ गए? n+1 टर्म्स आ गए। अब इन n+1 टर्म्स में
हमने क्या किया, एक्स का अगर कोई वैल्यू रखा, जैसे मान लिया एक्स का वैल्यू मैंने हाफ रख दिया, तो ये तो 1 ही आएगा ऑफकोर्स, NC1 इंटू हाफ आ जाएगा, फिर ये NC2 इंटू हाफ स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वाले केस में जैसे ये टर्म उठाएं, अब इसमें 2 कंपोनेंट हैं इस टर्म के। एक तो हो गया बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है अगर हम अक्रॉस ऐसे मूव करें तो, और एक हो गया एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, अगर हमने एक्स का कोई वैल्यू रखा तो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये है कि हमने पहले ऐसे एक्सपेंड किया, फिर हमने एक्स की वैल्यू रखी, मान लें एक्स की वैल्यू हाफ रखी, तो देयर विल बी टोटल n+1 टर्म्स। जैसे पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, ऐसे करके ये n+1th टर्म हो गया। तो इन टोटल n+1 टर्म्स में से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे छोटा टर्म कौन सा है, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, और मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा टर्म कौन सा है, इस तरह की बात करेंगे अब हम इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो मतलब x बराबर हमने क्या बोला कि पहले 1 + x⁴n को हमने एक्सपेंड किया, फिर उसमें हमने x बराबर कुछ रखा, जैसे x बराबर मान लिया फॉर एग्जांपल हाफ रखा, तो राइट हैंड साइड पे n+1 टर्म्स आ जाएंगे। इन n+1 टर्म्स में से वी वांट टू फाइंड आउट कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे छोटा टर्म कौन सा है, एंड सो ऑन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम बोलेंगे x बराबर हाफ रखा तो वो यहाँ पे जोड़ के लिख दे 3/2, फिर 3/2 की पावर n, तो एक नंबर आ जाएगा, तो फिर बोलेगा कि सबसे बड़े टर्म का मतलब क्या है, ये तो एक नंबर आ गया। तो सबसे बड़े टर्म का मतलब ये कि पहले एक्सपेंड करो, पहले वैल्यू मत रखो, पहले एक्सपेंड किया, ये सारे टर्म आ गए, अब इन टर्म्स में x की वैल्यू रखा, जो भी हमें वैल्यू बोला गया, मान लिया उसने बोला कि -5/7, तो इसमें x की वैल्यू -5/7 रखा। तो वो जो n+1 टर्म्स आएंगे उनमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा टर्म कौन सा है, ये सब। ठीक है, अब देखो हमने लिखा कंसीडर mod of TR+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod of TR। अब हमने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें अपने, जैसे मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, वैल्यू वाइज कौन सा है, वैल्यू वाइज लीस्ट कौन सा है, मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट कौन सा है, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा इसी से। तो R+1th टर्म कितना हो जाएगा, NCR इंटू x⁴R, ये है बेसिकली R+1th टर्म। rth टर्म क्या हो जाएगा, इसी में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो तो बेसिकली, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये तो बेसिकली क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो इसको तो हम मॉड के बाहर निकाल सकते हैं, mod x⁴R-1, दिस विल बी n⁴ R⁴ n-R⁴ mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n⁴ ये होगा। यहाँ पे पावर R-1 है, यहाँ पे R है, तो अगर इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, वो तो ये आ गया। ठीक है, फिर mod x और mod x कैंसिल हो जाएगा। R⁴ को लिख सकते हैं R इंटू R-1⁴। ठीक है, तो अगर हम इस R-1 से इसको कैंसिल करें तो ये R आएगा। तुम तो ऐसे देखो कि अगर 18 को हम 17 से कैंसिल करें तो 18 ही बचेगा। ठीक है, 19 को अगर हम मान लिया 17 से कैंसिल करें तो 17 के बाद इसमें क्या क्या बचेगा, 18, 19। तो जब ऐसे कैंसिल करेंगे तो 18 इंटू 19 ये बच जाएगा, और 17 कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमने बोला ही था कि 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 21, 20, 19 एक एक काम करके लिखते रहे, कहीं पे भी रुक गए, जैसे 19 तो उसके आगे वाला फैक्टोरियल 18 ऐसे लिख सकते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ऐसे ही n-R, ये उससे एक ज़्यादा है, +1 भी है, तो अगर मैंने इससे हाँ, इससे अगर इसको कैंसिल किया तो n-R+1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n-R+1 इंटू mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, और दिस इज
1 plus mod x, and this will give you r is less than equals to n plus 1 mod x upon ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इसको हम यूज़ करके मैक्सिमम टर्म और मिनिमम टर्म्स कैसे बता सकते हैं, एक तो हम उसको डिस्कशन करेंगे, और दूसरा ये क्यों आ रहा है इसकी हम लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो लॉजिक समझ में आए अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो छोड़ दिया, हमें कम से कम ये अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, वैसे लॉजिक ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या है, r लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक है, मान लिया ये जो नंबर है वो क्या है, कुछ भी y। ठीक है, केस 1, इफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन मैग्नीट्यूड वाइज, ये ठीक है, और इसको हम न्यूमेरिकली भी बोलते हैं, और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल बी टी वाई प्लस 1 एंड मॉड टी वाई। मतलब अगर ये वैल्यू इंटीजर आ जाए, और इंटीजर मान लिया, इंटीजर की वैल्यू होगी मान लिया 11। ठीक है, तो एक तो लॉजिक ये, अगर ये वाली वैल्यू 11 आ जाए तो r तो बेसिकली इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू होल्ड करेगा, तो r बराबर 11 लेने पे ये दोनों बराबर होगा, और ये जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ से आ रही है, 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 यही चीज़ फ्लो हो रही है आगे चल के, तो इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगा r बराबर 11 रखने पे, तो t 12 एंड t 11 दोनों बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, कहाँ से आ रहा है भी समझ में आ जाएगा, क्यों ही बराबर हो जाएगा, यही ग्रेटेस्ट क्यों होगा वो भी समझ में आ जाएगा। केस 2, इफ y इज़ नॉट एन इंटीजर, नेचुरल नंबर बोले या इंटीजर बोले तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव के लिए ही डिराइव करें, देन मैग्नीट्यूड वाइज the greatest term will be t alpha plus 1 का mod, where alpha is equals to integral part of y। ये ठीक है, ये ग्रेटेस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या GIF या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ y। उसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया y का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, y का वैल्यू आ गया 7.3, तो 7.3 में 0.3 छोड़ दो, ठीक है, 7 है उसका इंटीग्रल पार्ट, तो T8 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, T8 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। नोट 1,
नोट 1 में एक तो ये याद रखेंगे, फॉर अबव एनालिसिस टू अप्लाई वी शुड हैव expansion in the form of 1 plus x raised to power n only। मतलब x प्लस वाई जैसी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर x प्लस वाई जैसी फॉर्म होगी तो उसको हम 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आगे कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। नोट 2, the value of terms magnitude wise will keep on decreasing if we move away from the greatest term again magnitude wise, ये ठीक है, on either side। मतलब जो भी एक ग्रेटेस्ट टर्म आ गया तो उससे अगर हम भले ही लेफ्ट में जाएं भले ही राइट में जाएं, दोनों तरफ वैल्यू डिक्रीज़ करेगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, इसका भी हम यूज़ करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन इन द एक्सपेंशन of 2 minus 3x raised to power 15 find the greatest term, first part, second part least term, third part numerically greatest term, and fourth part numerically least term when x is equals to 7/6। ये है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन अगर हमें क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब हमने साइन नहीं देखा पॉजिटिव या नेगेटिव है, बस मैग्नीट्यूड उसका सबसे बड़ा आना चाहिए और इसमें सबसे छोटा आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन। तो फिर सबसे पहले तो जैसे 2 minus 3x रेज टू पावर 15 लिखा है, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड किया या फिर हमने ऐसा किया कि 2 को बाहर निकाल दिया और 2 रेज टू पावर 15 1 minus 3/2x रेज टू पावर 15 ऐसे लिखा है, इसको एक्सपेंड किया। इसको एक्सपेंड करके टोटल 16 टर्म्स आ जाएंगे। उन 16 टर्म्स में से मतलब उन 16 टर्म को अगर मैंने 2 रेज टू पावर 15 से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, तो जो सबसे पहले बड़ा टर्म था वो 2 रेज टू पावर 15 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी सबसे बड़ा ही टर्म रहेगा। मतलब 4 टर्म लिखे हैं और मैंने चारों टर्म को मान लिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा थोड़ा है कि पहले जो टर्म बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, पहले जो टर्म बड़ा था वो अभी भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें वी कैन फाइंड ये सारी चीज़ें कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, लीस्ट कौन सा होगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें इसने बोला कि ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
ये ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, साइन नहीं चाहिए। पहले वाले में हमें वैल्यू ही चाहिए, मतलब अगर एक टर्म 10 है और एक -15 है तो ये तो बोलेगा कि -15 बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज या न्यूमेरिकली, ये बोलेगा ऑफ कोर्स 10 बड़ा है क्योंकि 10 की वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव तो छोटा होता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। सेम चीज़ मतलब ये दोनों वैल्यू देखना है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, एब्सोल्यूट मतलब मॉड वाली वैल्यू देखना है। तो अब हमें इसमें देखना है, ये ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो r जो था वो ऐसे था n+1/1 + 1/mod x, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन अब एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। n की वैल्यू तो हो गई 15 क्योंकि एक्सपेंशन में ये आ रहा है। x की वैल्यू देखो ये वाली नहीं होगी, x की वैल्यू 7/6 नहीं होगी। जिसके लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया वो तो 1 + x⁴n था। उसका मतलब क्या है कि 1 प्लस के बाद जो भी लिखा हुआ है वो x है। तो हमारे लिए तो इसमें जो x होगा वो कितना होगा -3/2 इंटू और x कितना था 7/6। तो हमारे लिए तो ये पूरा x की तरह काम करेगा। तो ये 3 × 2 6, तो -7/4 x का काम करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो r <= n+1 हो गया 16/1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x का रेसिप्रोकल, तो 7/4 से ये हो जाएगा 4/7। तो ये हो जाएगा 16 × 7/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112/11। तो दैट विल बी 11 × 1 = 11, 11 पॉइंट सॉरी 11 पॉइंट कहाँ से आ गया 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो समथिंग क्या है वो मेरे को जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अगर ये वाली वैल्यू इंटीजर आए तब तो ये दो टर्म बराबर हो जाएंगे और ग्रेटेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इंटीजर ना आए तो फिर इंटीग्रल पार्ट निकालो, उसमें एक जोड़ो, उतने में जो टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो अल्फ़ा की वैल्यू मतलब दिस इज़ वर्किंग एज y, तो अल्फ़ा बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y बराबर हो गया 10। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बराबर हो जाएगा t 10 + 1 बराबर t 11, ठीक है। अब t11 से अगर हमसे पूछा जाए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म ये होगा, तो t11 में तो हम ऐसे बोलेंगे NC, r एक कम होता है, तो अगर ये 11 है तो 10 होगा, इंटू ये जो -3/2 है, मतलब इसकी वैल्यू तो यही आएगी, यहाँ पे जो पूरा कैलकुलेट होके कितना आएगा -7/4 दैट रेज़ टू पावर 10। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, बट मल्टीप्लाई तो 2 रेज़ टू पावर 15 भी होगा, तो इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 15, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, इसमें क्या है बेसिकली x नेगेटिव है। x नेगेटिव होने से क्या हो गया कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके आएंगे, ठीक है। और अब तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 1 - 3/2 टाइम्स x को अगर हम वैल्यू लिखें, सॉरी दिस रेज़ टू पावर 15 की अगर हम वैल्यू लिखें तो ऐसे आएगा, पहला टर्म t2 t3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और बीच में आएगा एक t10 t12 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा t16 तक, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म है, और इसके दोनों तरफ वैल्यू डिक्रीज ही होता है, ऐसे भी डिक्रीज होगा और ऐसे भी डिक्रीज होगा, ये सबसे बड़ा टर्म है। तो अगर मैं बोलूँ इससे इमीडिएट छोटा टर्म कौन सा है, तो वो ये टर्म होगा, ये वाला और ये वाला। अच्छा, ये दोनों टर्म इस बार बराबर नहीं होगा क्योंकि
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं, टर्म्स में तो x का टर्म भी आएगा तो ये दोनों तो अलग अलग आएंगे, तो ये वैसे भी ये 11th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है भी नहीं, मतलब इधर भी डिक्रीज़ होंगी वैल्यूज़ लगातार ऐसे करके नीचे जाती चली जाएगी और इधर भी ऐसे नीचे जाती हुई चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वैल्यू आया, ठीक है, माइनस के ऊपर इवन पावर है, उसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो जो इसके इमीडिएट आसपास होगा वो नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद वाली टर्म्स पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकली भी ग्रेटेस्ट टर्म है एंड बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये इन सब में वैल्यू वाइज भी सबसे बड़ा है। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही सबसे बड़ा है और ये पॉजिटिव भी है, तो वैल्यू वाइज भी यही सबसे बड़ा टर्म हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहाँ पूछा है उसने? थर्ड, तो यही हो गया आंसर थर्ड पार्ट का, ठीक है। नाउ T11 is positive, hence it will be greatest term as well। तो TR का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? T11, ये ठीक है, यही T11 है। दिस विल बिकम आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ग्रेटेस्ट टर्म पूछा था, तो ये वाला जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो बेसिकली हमें वैल्यू वाइज बताने के सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ठीक है। तो बिकॉज ये पॉजिटिव आ गया तो यही सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब आता है लीस्ट टर्म। लीस्ट टर्म सेकंड पार्ट में मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट नहीं पूछा गया, वैल्यू वाइज लीस्ट पूछा गया। तो अब तुम ये देख लो कि अगर टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो सबसे छोटा टर्म तो नेगेटिव ही हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव में भी अगर मैं तुम्हें ऐसे वैल्यू दूँ -2, -3, -10, मैं बोलूँ इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा टर्म है, तो ऑफकोर्स -10। तो नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू वाइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। अमंग नेगेटिव टर्म्स, केवल नेगेटिव टर्म्स को देखें क्योंकि सबसे छोटा टर्म तो नेगेटिव ही होगा। जिस नंबर का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा उसका वैल्यू सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड तो हमने क्या बोला, दोनों तरफ ऐसे डिक्रीज़ कर रहा है, दोनों तरफ डिक्रीज़ कर रहा है, इधर भी नीचे होगा इधर भी नीचे होगा। तो T10 तो नेगेटिव है, T9 पॉजिटिव है, T8 जो है वो फिर नेगेटिव आएगा, फिर T6 नेगेटिव आएगा, फिर T4 नेगेटिव आएगा, T2 नेगेटिव आएगा। बट T2, T4, T6, T8 और T10 में मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा तो T10 है। तो इन साइड में जो वैल्यू वाइज सबसे छोटा टर्म होगा वो T10 ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा है एंड नेगेटिव है। सिमिलर लॉजिक से राइट हैंड साइड पे जो सबसे छोटा टर्म होगा वैल्यू वाइज वो T12 ही होगा। अब मेरे को बस ये कंपेयर करना है कि T10 और T12 में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ये तो मैंने ऐसे ऊपर बना रखा है बट अभी हमें चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो अब इसी को लिख लेते हैं। नाउ एज लीस्ट टर्म विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं, तो नेगेटिव के होते हुए ऐसा तो नहीं सकता पॉजिटिव वैल्यू सबसे छोटी हो जाए। एज लीस्ट टर्म विल बी नेगेटिव, हैंस TR का मिनिमम वैल्यू विल बी मिनिमम ऑफ T10। मतलब T10 और T12 में अभी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा छोटा है। तो मिनिमम ऑफ T10 और T12 क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं और मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़े यही होंगे। ठीक है, तो इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिखने का तरीका है T10, T12। मतलब इतना बड़ा लिखने के बजाय ऐसे लिखो तो भी एक ही बात है।
अब इसको हम कैसे निकालेंगे वो आराम से निकालो। मेरे को तो अल्टीमेटली यही जानने कि इन दोनों में से दोनों ही नेगेटिव है, ये मेरे को पता है। इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है ये देखना है बस। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। तो मैग्नीट्यूड बड़ा देखने के लिए हमने क्या किया, रेशो निकाल लिया T12/T10। T12 हो जाएगा n कितना था 15C11 और ये हो जाएगा 15C9 और यहाँ हो जाएगा नेट x की वैल्यू कितनी थी -7/4। तो यहाँ हो जाएगा -7/4 रेज़ टू पावर 11 -7/4 रेज़ टू पावर 9। ये ठीक है इन दोनों में डिसाइड करने के लिए। तो दिस इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 7/4 का होल स्क्वायर विच इज़ 15 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 और 6 ऊपर आ जाएगा। तो देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन मतलब ये ऐसे हो गया 6 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ये हो गया। तो देखो 4 फैक्टोरियल से अगर इसको कैंसिल किया तो 6 × 5, 9 फैक्टोरियल से अगर इसको कैंसिल किया तो 11 × 10। ठीक है ये कैलकुलेट करना है। तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 6 5 7 7 बटे डिनोमिनेटर में कितना आ गया 11 10 4 4। तो 10 का मतलब क्या है 5 × 2 ये हो गया। तो दिस इज़ इक्वल्स टू 7 × 7 49 हो गया। तो अगर ये 50 होता तो 150 होता, 49 मतलब 150 से 3 कम 147 हो गया। ठीक है और ये 4 चौक 16, 16 × 11 तो 11 × 16 तो 16 × 10 होता वही 160 हो जाता। तो 16 × 11 तो और भी बड़ा होगा मतलब ये 1 से छोटा हो गया। 1 से छोटा होने का मतलब क्या है कि T12 और T10 में T10 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। दिस इम्प्लाइज T10 का मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन T12 का मैग्नीट्यूड। तो दिस इम्प्लाइज TR की मिनिमम वैल्यू T10 हो जाएगी और वो कितनी होगी 15C9 -7/4 रेज़ टू पावर 9। ये आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट में ही पूछा था कि लीस्ट टर्म कौन सा है। अब हमें देखो क्या बताना है न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म मतलब मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट टर्म, और मैग्नीट्यूड वाइज तो ये है ही। तो मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट टर्म कितना होगा या तो T1 होगा या T16 होगा, क्योंकि ऐसे गिर रहा है ना। अब हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे को केवल एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है कि मॉड किसका सबसे छोटा है, तो वो तो T1 या T16 का ही होगा। ठीक है तो फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आएगा अगर हमें TR के मैग्नीट्यूड की बात करें। देखो यहाँ हमने मॉड नहीं लगाया, तो यहाँ तो पूरी वैल्यू की बात चली थी। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आ जाएगा मिनिमम ऑफ T1 का मॉड या T16 का मॉड। ठीक है T1 अच्छा इस T10 में ये 2⁻15 भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो हम भूल ही गए। तो देखो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे अगर 2⁻15 मल्टीप्लाई कर भी लें तो वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा यहीं। ठीक है बट यहाँ हमें करना पड़ेगा दिस इज़ इक्वल्स टू 2⁻15 इंटू दिस, ये वैल्यू आएगी। हाँ तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2⁻15 इंटू 1 बराबर 2⁻15 एंड T16 की वैल्यू हो जाएगी मॉड 2⁻15 इंटू 15C15 माइनस कितना था
7/4 और मॉड वाइज बात करें तो मॉड, अब तुम इसको ऐसे देखो 2^15 2^15 तो नलीफाई हो गया, दिस इज 2^15 इनटू माइनस माइनस ये और आ गया 7/4^15। अब देखो 7/4 एक से बड़ा नंबर है तो दैट (15) ये बड़ा होगा, ऑफकोर्स 1 से बड़ा होगा। तो अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको मैं 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई भी नंबर लिखा है मान लीजिए 10, उसको मैं 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑफकोर्स वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसका मतलब है इन दोनों में T16 बड़ा है, दिस इम्प्लाइज T16 का मॉड इज़ ग्रेटर देन T1 का मॉड। तो दिस इम्प्लाइज TR के मॉड का मिनिमम वैल्यू इज T1 का मॉड एंड दैट इज़ नथिंग बट 2^15। तो यही आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब देखो अगर ये हमें समझ में आया तो बस बाकी कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक हमने ये भी बोला था कि ये तो हम टर्म की वैल्यू निकाल लें, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, लीस्ट टर्म कौन सा है। अगर मेरे को कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना हो, जो हमने इससे पहले ये निकाला था ना कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होता है, अगर ये वाली चीज़ प्रूव करनी है तो वो यहीं से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर इसमें मैं x बराबर 1 रख दूँ तो ईच टर्म विल बिकम बाइनोमियल कोफिशिएंट। सही है, ईच टर्म विल बिकम बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर मैंने x बराबर 1 रख दी तो जो भी ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि x वाला पार्ट तो गायब ही हो जाएगा, केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचेगा। तो इसमें अगर मैं x बराबर 1 रख दूँ तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब तुम्हें फील आ जानी चाहिए n+1 जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं और n+1/2 करके जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगा, मतलब मिडिल के आसपास r की वैल्यू आ जाएगी। मतलब एग्जैक्टली अगर हम निकालेंगे इवन ऑड वाले केसेस बना के तो वो मिडिल टर्म ही निकलेगा। ये ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया इसी को यूज़ करके। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आए तो अच्छी बात, वरना कोई बात नहीं, यू कैन लीव इट। ठीक है, जैसे मान लिया 1 + x⁴n है और हमने निकाला मान लिया nc0 nc1x nc2x² प्लस एंड सो ऑन ncn x⁴n, ये हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया एंड सो ऑन अप टिल Tn हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, TR+1 इज़ ग्रेटर देन मॉड TR। ठीक है, यहाँ से R का वैल्यू कुछ ऐसे आया n+1 1/1 mod x, ये वैल्यू आई n+1/1 + 1 mod x। ये क्या है? मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग R का वो वैल्यू जिससे TR+1 मैग्नीट्यूड वाइज TR से बड़ा हो जाए। अब TR एंड TR+1 है क्या? ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, TR फिर उससे अगला टर्म TR+1, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो मेरे को यहाँ पे ये चाहिए कि जो TR है वो अपने TR+1 जो है वो अपने से पहले वाले टर्म से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हो जाए। इस बात को मेरे को सॉल्व करना है। तो इसका सल्यूशन ये निकल के आया। ठीक है, अब मान लिया कि ये वाली जो वैल्यू है, मान लिया वो कैलकुलेट होके आई 7.3, मान लिया इंटीजर नहीं आई, 7.3 आई। तो अच्छा, अगर हमने T1 T2 T3 ऐसे करके लिया है तो R की अलाउड वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी? इसमें R बराबर 1 रख सकते हैं, तो 1 2 3 अप टिल n तक रखेंगे, ये अलाउड वैल्यूज़ होगी।
ठीक है, क्योंकि r बराबर 1 रखेंगे, सॉरी r बराबर 1 रखेंगे तो T1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ T2 आ जाएगा, तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैंने r बराबर 2 रखा तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि r लेस देन इक्वल्स टू 7.3 अगर है तो ये चीज़ सही लिखा है, ये चीज़ सही लिखा है, मतलब अगले वाला टर्म TR+1 TR से मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। अब r का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 7/2 का मतलब क्या है कि r का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे 7 तक जा सकता है। पहली बात 7.3 नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ये बराबर नहीं आ सकता, लेस देन ही आएगा। क्यों बराबर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि r फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 7.3 नहीं हो सकता, तो यहाँ बराबर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यहाँ भी बराबर नहीं आ सकता, यहाँ बराबर नहीं आएगा किसी भी r के लिए। दैट विल मीन कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, और r बराबर 1 to 7 रखने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी को एक मिनट के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, TR का मॉड उल्टा करके लिख लेते हैं ऐसे, मॉड TR+1, मतलब जो अगले वाला टर्म है वो पहले वाले टर्म से बड़ा या बराबर है। तो r बराबर 1 के लिए ये सही है, तो r बराबर 1 रखा तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा T1 का मॉड इज़ लेस देन T2 का मॉड। इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला कि यहाँ इक्वल्स टू होल्ड नहीं करेगा, मेरे को पता है नहीं करेगा होल्ड, तो मेरे को पता है यहाँ पे भी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यही इनइक्वालिटी तो यहाँ पे आ रही है। तो r बराबर 1 के लिए ये सही है, इक्वल्स टू हटा के 2 के लिए भी सही है, 3 के लिए भी सही है, 4 के लिए भी सही है। अगर मैंने इसमें r बराबर 2 रखा तो ये हो जाएगा T2 का मॉड लेस देन T3 का मॉड, तो T2 का मॉड T3 के मॉड से छोटा है, फिर T4 के मॉड से छोटा है। ऐसे करते करते कहाँ तक रख सकते हैं? 7 तक। तो जब 7 रखेंगे तो ये बोलेगा T7 का मॉड T8 के मॉड से छोटा है, T7 का मॉड T8 के मॉड से छोटा है। ये लास्ट टाइम सेटिस्फाई हुआ, यहाँ तक ठीक है। बट r का वैल्यू तो 1 से लेके n तक जाएगा, तो 7 के बाद अगर मैंने r का वैल्यू 8 लिया तो क्या होगा? r का वैल्यू 8 लेने का मतलब क्या है? ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसका मतलब क्या है कि T7 मतलब r का वैल्यू 8 लेने पे T8 T9 से ना तो बराबर है ना छोटा है। अब मैंने 2 नंबर लिए, मैंने बोला कि अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा बीटा 2 नंबर है, अल्फ़ा और बीटा, फिर मैंने बोला कि अल्फ़ा ना तो बीटा से छोटा है ना बीटा के बराबर है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बड़ा होगा, क्योंकि और कुछ बचता ही नहीं अगर हम नंबर्स की बात करें तो। ठीक है, तो r बराबर 8 लेने पे ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब क्या है कि T8 T9 से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो फिर बड़ा होगा। ठीक है, T8 बड़ा हो गया किससे? T9 से। फिर r का वैल्यू अगर मैंने 9 उठाया तब भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई होता तो यहाँ पे आंसर में आता ना, हम इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं, इसी का तो सोल्यूशन ये है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे नहीं है उसका मतलब क्या है कि उसके लिए ये ट्रू नहीं है। फिर 9 में भी ऐसे हो जाएगा कि T9 T10 से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो अगर छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो फिर बड़ा होगा, तो ऐसे चल निकलेगा, इसलिए ये ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ से जो वैल्यू आई, अभी हमने बोला था इंटीग्रल पार्ट निकालो 7 आ जाएगा, उसमें +1 करो, इंटीग्रल पार्ट निकालो, उसी को हमने अल्फ़ा बोला था, तो अल्फ़ा की वैल्यू 7 आ गई, उसमें +1 किया तो 8 आ गया, तो इसीलिए ये T8 ग्रेटेस्ट टर्म हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। और दोनों तरफ देखो वैल्यू डिक्रीज ही कर रहा है, इससे कम फिर और कम फिर और कम फिर और कम, वो बेसिकली इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो गया। हमने बोला कि दोनों तरफ वैल्यू ऐसे डिक्रीज करेगा। अगर देखो ये समझ में आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, विदाउट समझे भी जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसकी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसकी तरह।
हम्म, अब आगे चलते हैं। बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। बायनॉमियल कोफिशिएंट्स की बारे में काफ़ी चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर कुछ फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं बस। तो सबसे पहले तो रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। फॉर NCR टू बी डिफाइंड क्या क्या होना चाहिए? n नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड r होल नंबर होना चाहिए। r मतलब जीरो भी चलेगा एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर दूसरा NCX अगर NCY के बराबर है तो दिस विल इम्प्लाई आइदर x बराबर y और x प्लस वाई बराबर n। थर्ड हमने ऐसे बोला था कि NCR को ऐसे लिख सकते हैं n-1 n-2 तो इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था कि ये इंटीजर होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमने क्या बोला था कि ये कोई भी n किसी भी n से चालू करें तो n n-1 n-2 ऐसे करके ये कॉन्जिक्यूटिव r इंटीजर्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव r इंटीजर्स का प्रोडक्ट r फैक्टोरियल से डिविजिबल होना चाहिए। जब r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा तभी वो डिवाइड होके इंटीजर आएगा। तो दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ एनी r consecutive integers must be divisible by r factorial must be divisible by r factorial। तो अगर हमने कोई भी 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लिया, मान लिया 55, 56, 57, 58 ऐसे लिया 10 ले लिया, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट 71, 72, 73, 81 is divisible by 11 factorial। तो देखो 71, 72, 73 एंड ऐसे सो ऑन कहाँ तक जा रहा है? 81 तक जा रहा है। तो ये 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। 71 से लेके 80 तक तो 10 नंबर हो गए और 81 एक नंबर और एक्स्ट्रा हो गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ट्रू, एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ 11 consecutive integers, hence must be divisible by 11 factorial, ठीक है। सेकेंड 71 into 72 into 73 into and so on 80, 81 is divisible by 10 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या है? ट्रू।
ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ लिख दिया वापस हमने। अगर ये 11 फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो 11 फैक्टोरियल इज़ नथिंग बट 11 टाइम्स 10 फैक्टोरियल। तो अगर ये 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो 10 फैक्टोरियल तो उससे भी छोटा हो गया, उसी का एक फैक्टर हो गया, तो उससे तो डिविजिबल हो गया होगा। मतलब अगर कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 का एक डिवाइज़र या 12 का एक फैक्टर 4 होता है, तो वो नंबर 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये तो श्योर है, ट्रू। ठीक है, एज सच नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। अगर मैं लिखा 75, 76, 77 एंड uh, 85 is divisible by by 13 factorial। अब ये देखो, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं है। जैसे 75 से लेके 85 तक टोटल कितने नंबर हैं? 75 से लेके अगर हम 85 तक बोलें तो टोटल ये 11 नंबर है। ठीक है, तो ये 11 फैक्टोरियल से तो डिविजिबल होगा ही होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। 11 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। अब 13 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए मतलब आउटराइटली मना नहीं कर सकते कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 255 से डिविजिबल है तो आंसर इज़ हाँ, तो 10 से डिविजिबल है तो भी आंसर इज़ हाँ। तो अगर मैंने बोला कि ये एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो उसका ये मतलब नहीं कि उससे बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो जो भी हमने ये वाला रिजल्ट लिखा है उससे मेरे को ये पता है कि ये 11 से डिविजिबल है बिकॉज दीज आर 11 नंबर्स। ठीक है, दीज आर 11 नंबर्स। तो 11 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये 13 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। तो अब देखो, इसको हम ऐसे करेंगे 75 to 85, आगे हम लिख ही लेते हैं 75, 76, ठीक है, 77, 78, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85। देखो हमें थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो नंबर हैं जैसे 80, 81, 82, 83, 84, ठीक है, ये नंबर किससे डिविजिबल हैं? अगर ये 9 नंबर हैं तो ये 9 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। ठीक है, अब मेरे को ये प्रूव करना है कि 10, 11, 12, 13, ये पूरा नंबर 10, 11, 12, 13 इनसे भी डिविजिबल है क्या? ठीक है, तो देखो 10 इसको हम ले सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 कहाँ से आ गया? मेरे को क्या क्या चाहिए? 9 फैक्टोरियल आ चुका है। आई रिक्वायर 10, 11, 12, 13, 10,
11, 12, 13 इससे डिविजिबल चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया 21 इंटू 4 और ये हो गया 17 इंटू 5, ठीक है। देखो यहाँ से 5 इंटू 4 मेरे को क्या क्या चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, 11 चाहिए और 13 चाहिए। 9 फैक्टोरियल में कोई 13 आएगा नहीं, तो ये जो नंबर है ये, ठीक है, ये 13 इंटू 6 है, तो 13 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो 13 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब मेरे को चाहिए 10, 11, 12। देखो दिक्कत क्या है, अगर मैंने ये प्रूव किया कि 10 से डिविजिबल है, तो दिख रहा है मेरे को 10 से डिविजिबल है, एक यहाँ से 5 उठाया, एक यहाँ से 2 उठाया, तो ये 10 से डिविजिबल हो गया। बट 10 में हमने एक 2 यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर ये 12 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल है, बट मतलब 12 से डिविजिबल कैसे, 4 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ से 12 ले सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ 12 इंटू 7 होता है, तो ये 12 से भी डिविजिबल हो गया। बट अगर मैंने ये वाले जो दोनों 2 हैं, ये अगर मैंने 12 में यूज़ कर लिए तो 10 वाला 1 2 बच जाएगा, ठीक है। तो वी विल कम टू दैट। उसके बाद 13 से डिविजिबल है, हाँ। 11 से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि इसमें कहीं 11 नहीं है, तो इसमें अगर न्यूमरेटर में कहीं 11 आया है तो वो 11 कैंसिल नहीं कर पाएगा ये वाला नंबर ना। और 11 कहाँ पे आया है, ये, दिस इज़ 11 इंटू 7, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग खर्च होगा। ये जो पूरा नंबर है, अगर ये 13 फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो मेरे को ये शो करना पड़ेगा कि ये जो टोटल नंबर हैं ये कितने नंबर है, 11 नंबर है, तो 11 फैक्टोरियल से तो डिविजिबल हो गई होगा। फिर मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि 12 और 13 इनसे एक 12 और 13 मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ठीक है। तो वही निकालने की जुगत भिड़ा रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। 10 के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, ठीक है। 5 तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और 11 से डिविजिबल हो गया, और 12 के लिए एक 4 और एक 3 चाहिए, तो 3 भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 13 से भी डिविजिबल है। तो अगर मैं केवल ये देख लूँ कि 2 की जो नेट पावर है वो न्यूमरेटर में ज़्यादा है और नीचे 13 फैक्टोरियल में कम है, तो ये प्रूव हो जाएगा, मतलब दे आर सफिशिएंट टू, ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लियरली 75, 76 से लेके 85 तक इज़ डिविजिबल बाय हाँ, इज़ डिविजिबल बाय 11 फैक्टोरियल and is also divisible by 30, ठीक है। and 12 is equals to 4 into 3। अगर मान लिया मैंने बोला कि 13 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड किया, तो 13 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पे 13 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4 इंटू 3। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि न्यूमरेटर में जो टोटल नंबर ऑफ़ 3 अवेलेबल है ये, ठीक है, एंड जो डिनोमिनेटर में 3 अवेलेबल है वो कैंसिल हो जाएंगे टोटल, तो इट विल बी प्रूव्ड।
और ऐसे ही हमें 4 को तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दिस इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3। ऊपर नीचे 2 भी कैंसिल हो जाना चाहिए, ऊपर नीचे 3 भी कैंसिल हो जाना चाहिए। 2 की पावर निकालने के लिए n फैक्टोरियल में हमने बताया था कि कैसे निकालते हैं। या अगर ये देखो समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो सीधा सीधा कर लेते हैं। 77 से लेके 85 तक, और नीचे कितना है 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल में हम लिख ही लेते हैं, 13 फैक्टोरियल को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 ये आएगा। हाँ, तो 11 13 7 5 3 2 ये फैक्टोरियल है। तो 2 पे पावर कितना आएगा, तो 2 पे पावर के लिए ये फॉर्मूला हमने बताया था, +13/4 +13/8 और फिर 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 6 3 1 10। तो 2 पे पावर कितना आ गया 10। 3 पे पावर कितना आ जाएगा 13/3 का इंटीग्रल पार्ट +13/9 का इंटीग्रल पार्ट, और 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5 पावर 5। 5 पे पावर कितना हो जाएगा 13/5 2, उसका इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा, और 5 स्क्वायर ज़्यादा हो गया तो बस ये हो जाएगा। 7 11 और 13 इन सब पे एक एक पावर आएगा। ठीक है, तो ऊपर अब मेरे को ये देखना है कि ये सारे नंबर कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। 78 79 80 81 82 83 84 85। ठीक है, इधर लिख देते हैं 84 85 ये है। ठीक है, 3 पहले तो कम वाले लेते हैं, 25 और ये हो गया। ठीक है, 7 11 ये हो गया, फिर 13 ये हो गया। ठीक है, 3⁵ चाहिए, तो एक 3 इसमें आ गया। ठीक है, दूसरा 3 ये आ गया, और एक 3 इसमें आ गया, तीसरा 3, और 81 3⁴ होता है, तो 3⁵ चाहिए, तो 3⁴ तो इधर ही हो गया, और इसमें 2 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब 2 चाहिए मेरे को, कितनी बार चाहिए 10 बार न्यूमरेटर में। तो अब देख लिया, ये 84 कितना हो जाएगा 21 × 4, तो 21 × 2 स्क्वायर। 85 में कोई 2 आएगा नहीं, ये 19 × 4। हाँ, तो 2 और 2 4 पावर आ गया, उसके बाद यहाँ से 5 पावर आ गया, और ये हो गया 16 × 5, तो 9 पावर आ गया, और ये हो गया 41 × 2, तो 10 पावर आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। 2⁻10 2 और 2 4 और एक 5 4 9 और एक 10, ये भी कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज इट इज़ ट्रू। मतलब में ऊपर नीचे फैक्टोरियल का ऊपर नीचे नंबर लिख के ही देख लिया कि क्या क्या कैंसिल हो गया। क्वेश्चन ये डेफिनेटली लेंदी था। ठीक है, एक और क्वेश्चन 2, प्रूव दैट n² फैक्टोरियल इज n² फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल की पावर n। ठीक है, तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, अगर n का वैल्यू 5 है तो 25 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल रेज़्ड पर 5 से डिविजिबल है। तो प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन देखो, n² को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 n²। ठीक है,
अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर n नंबर लिखा है और फिर n नंबर लिखा है तो ये टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 2n। अगर फिर एक और n नंबर लिखा है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3n। तो ऐसे ही करते करते अगर n टाइम्स n नंबर हो जाए, n नंबर n नंबर n नंबर टोटल n टाइम्स हो जाए तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके n स्क्वायर नंबर लिखे हैं। तो इन n स्क्वायर नंबरों को अगर हम n में डिवाइड कर लें, पहला n नंबर, फिर ये तो कॉन्टिन्यूस लिखा है, गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6, तो n के बाद अगला नंबर कितना आएगा, n+1, फिर आएगा n+2, ये n+n तक जाएगा, ठीक है, 2n नंबर। फिर अगले वाला जो नंबर आएगा वो आएगा 2n+1, 2n+2, ऐसे करते करते 3n तक आएगा, फिर एंड सो ऑन, फिर जो लास्ट वाले ब्रैकेट में n स्क्वायर नंबर आएगा। ये n नंबर n नंबर n नंबर, मतलब ये कितना है, n नंबर्स, फिर ये कितना है, n नंबर्स, फिर ये कितना है, n नंबर्स, ये कितना है, n नंबर्स। तो n नंबर्स में अगर हमने क्लब किया और टोटल n स्क्वायर नंबर्स हैं तो कितनी क्लबिंग हो जाएंगी, कितने ब्रैकेट्स हो जाएंगे, n ब्रैकेट्स हो जाएंगे। मतलब तुम इसको ऐसे देखो, जो अभी हमने बोला था कि n का वैल्यू अगर मान लिया 5 है तो ये 25 नंबर लिखे हुए, तो 25 को मतलब पहले 5, फिर अगले 5, अगले 5, ऐसे करके कितने ब्रैकेट्स में, 5 नंबर के कितने ब्रैकेट्स में क्लब कर सकते हैं, 5 ब्रैकेट्स में। तो ऐसे ही n नंबर के कितने ब्रैकेट्स में हो जाएंगे, n ब्रैकेट्स में। नाउ ईच ब्रैकेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसके अंदर भी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, n+1, n+2, n+3, इसके अंदर भी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इसके अंदर भी एंड सो ऑन। और अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें क्या है कि कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लो, उनका प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हर ब्रैकेट जो है दैट इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल से अलग डिविजिबल हो जाएगा, ये अलग डिविजिबल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल टाइम्स कुछ भी d1, ठीक है। फिर दूसरा, अगर ये n फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो n फैक्टोरियल टाइम्स d2, फिर तीसरा भी अगर n फैक्टोरियल से डिविजिबल है, तीसरा ब्रैकेट तो d3, ऐसे करके लास्ट ब्रैकेट भी अगर n फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, एज ईच ऑफ द ब्रैकेट, as each of the bracket is product of n consecutive numbers, hence will be divisible by n factorial. So दिस इज इक्वल्स टू एक n फैक्टोरियल, दूसरा n फैक्टोरियल, तीसरा n फैक्टोरियल। ऐसे अगर हमने n फैक्टोरियल क्लब किए तो वो n बार क्लब हो जाएंगे इनटू सम इंटीजर्स d1 d2 d3 अप टिल dn। सो दिस इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज टू पावर n। बस यही प्रूव करना था। यही हो गया हेंस प्रूव्ड।
note, if P is a prime number, then PCR will be divisible by P for all R equals to 1, 2, 3 and so on P minus 1 तक। अगर हमने n की जगह p लिख लिया, p कोई भी प्राइम नंबर है, तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट r है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके p तक जा सकती है। ठीक है, अब PC0 जो होगा वो 1 होगा, PCP जो होगा वो भी 1 होगा, पहला और आखिरी 1 1 होता है। और इसमें हमने क्या बोला है, बाकी सारे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है पहले और आखिरी को छोड़ के सब p से डिविजिबल होगा, ये बोला यहाँ पे। This implies all binomial coefficients except first and the last will be divisible by P। यहाँ तक ठीक है। PC0 और PCP तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर P प्राइम नंबर है तो 1 विल नॉट बी डिविजिबल बाय, विच विल नॉट बी divisible by P। ये तो हमें दिख ही रहा है क्लियर कट। फर्स्ट, सेकंड में क्या है, अगर हमने PCR लिखा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे P माइनस 1, P माइनस 2 एंड P माइनस R प्लस 1 अपॉन R फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मान लिया P का वैल्यू हमने 11 लिखा। अच्छा, PCR में नाउ R विल बी लेस देन P, क्योंकि R इज इक्वल्स टू P तो हमने ऊपर ले लिया है, और अगर अपर सबस्क्रिप्ट P है तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो 0 से लेके P तक ही जा सकता है। ठीक है, उसमें 0 और P हटा दिया तो बीच में जो वैल्यू बच गई 1 से लेके P माइनस 1 तक। नाउ R विल बी लेस देन P एज R बराबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 अप टिल P माइनस 1 तक। ठीक है, तो R फैक्टोरियल में जो नंबर आएंगे वो ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके R तक, और कोई भी नंबर P या P से बड़ा नहीं है, सब P से छोटे। एंड P जो है वो प्राइम है, तो उसका मतलब क्या है कि ऊपर नीचे P कैंसिल ही नहीं होगा, क्योंकि P एक प्राइम नंबर है तो वो किसी भी अपने छोटे नंबर से कैंसिल हो नहीं सकते। जैसे 11 है, मान लिया P का वैल्यू 11 है, तो 11 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, मान लिया 8 ले लिया, तो 1 से 8 तक सारे नंबरों का प्रोडक्ट लिख लो। अगर R का वैल्यू 8 है तो उसमें कभी भी 11 आएगी नहीं। ठीक है, सो दिस विल बी P टाइम्स सम इंटीजर। ठीक है, एज P इज प्राइम एंड R is less than P, hence no factor of R factorial, ये ठीक है, that is 1 2 3 and so on up till R minus 1 can cancel
कैंसल आउट p फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये पूरा एक इंटीजर तो आएगा ही आएगा, ये मेरे को पता है। कैसे पता है? वो तो हमने बोला था NCR नंबर ऑफ वेज होता है, तो वो इंटीजर ही हो सकता है। और मेरे को पता है p ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा, तो p को छोड़ के जो बचे हुए नंबर हैं वो r फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे तभी इंटीजर आएगा। तो इसलिए ये तो p का मल्टीपल हो गया, p का मल्टीपल हो गया, तो इसलिए डिविजिबल बाई p हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डिविजिबल बाई p। तो बस यही इस बात का प्रूफ हो गया।